नए साल का हर दिन आपके लिए सफलता, खुशी और समृद्धि से भरा हो। इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, दया प्रकाश सिन्हा को। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि गुजराती, मणिपुरी, मैथिली और उर्दू भाषाओं के विजेताओं की घोषणा बाद में की जाएगी। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ अकादमी ने युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2021 की भी घोषणा की है। युवा एवं बाल पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं के लिए दिए जा रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में प्रदान किया जाने वाला एक साहित्यिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो याद रखिएगा 24 भाषाओं में, 22 प्लस अंग्रेजी एवं राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। 22 भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से लेखिका अनामिका को सम्मानित किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। स्टूडेंट, आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। आपको बता दें कि इस सूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, परंतु 8 अन्य भाषाओं को बाद में इस सूची में जोड़ा गया। इस सूची में सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में संविधान के 21वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथाली भाषा को वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ये थी 8वीं अनुसूची के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में दिए गए प्रमुख पुरस्कार। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सुपरस्टार रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। खाद्य पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से शकुंतला हरके सिंह को सम्मानित किया गया है। 70वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज कौर संधू ने जीत ली है। बिटली पुरस्कार 2021 से नागालैंड के रहने वाले नुकलू फोम को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा निम्न में से किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सशस्त्र सीमा बल का। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक संजय अरोड़ा को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि एसएसबी के प्रमुख कुमार राजेश चंद्र 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। आईपीएस अधिकारी चंद्र ने जनवरी 2019 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला था। अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से, यानी कि हाल ही में की गई प्रमुख नियुक्तियां। आईएएस प्रवीण कुमार को हाल ही में किस संस्थान के महानिदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के रूप में। कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? विनीत कुमार गोयल को बनाया गया है।
हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आमिर सुबहानी को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्री को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डीजी के रूप में नासिर कमल को नियुक्त किया गया है। बलदेव प्रकाश को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। तो ये थी कुछ प्रमुख नियुक्तियां। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के बारे में। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। यह भारतीय अर्धसैनिक बल है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कहाँ पर तैनात है? तो याद रखिएगा, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि भारत और चीन की सीमा पर तैनात है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कौन सी फोर्स तैनात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास को। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। अटल नवाचार रैंकिंग कौन जारी करता है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। इसमें आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि आईआईटी बॉम्बे दूसरे स्थान पर रहा है और आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है। आपको बता दें कि नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में खबरों में रहे प्रमुख आईआईटी संस्थान। प्रोजेक्ट उड़ान किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था? तो आईआईटी बॉम्बे ने इसे लॉन्च किया था। किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया। रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड के लिए। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा तैयार किया गया। विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने विकसित किया? आईआईटी रोपड़, कानपुर के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय ने मिलकर इसको तैयार किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि दुनिया का पहला है। किसरी कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया। किस आईआईटी संस्थान के वैज्ञानिकों ने पानी की बूंदों से बिजली बनाने की डिवाइस तैयार की? तो आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, संजू वर्मा द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक को आप लोग पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी बुक से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। अर्थशास्त्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पिछले 2 वर्षों में विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि पुस्तक की प्रस्तावना पद्मश्री मोहनदास पै द्वारा लिखी गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। घाट्स ऑफ बनारस के लेखक हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं अरुंधति रॉय। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। मेघदूत कालिदास। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। तो ये थी कुछ प्रमुख पुस्तक। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीरंगाना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। आपको बता दें कि इस रेलवे स्टेशन की स्थापना 1889 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में बदले गए नाम। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। ये रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के भोपाल में है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, फैजाबाद जिले का नया नाम अयोध्या, पुणे स्थित सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था। उत्तर प्रदेश के काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। राजस्थान के जोधपुर के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम जो कि गुजरात अहमदाबाद में है, इसका नया नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नया नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो ये हाल ही में बदले गए नाम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में बीआरओ द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ द्वारा हाल ही में किया गया है। पिक में आप लोग देख सकते हैं सड़क को। आगे डिस्कस कर लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क का उद्घाटन किया है। यह दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं। यह पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस सड़क का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इसने बोलिविया में स्थित 18,953 फीट की सड़क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब डिस्कस कर लेते हैं बीआरओ के बारे में, यानी सीमा सड़क संगठन के बारे में। बीआरओ भारतीय सशस्त्र बल की सड़क बनाने वाली एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है जिसके वर्तमान महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। चलिए आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। निम्न में से कौन सा राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इस मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना अपने पहला स्थान, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और गुजरात तीसरे स्थान पर है। क्लस्टर की रैंकिंग में 295 समूह में संगारेड्डी के रयाकल क्लस्टर और तेलंगाना में कामारेड्डी के जुग्गल क्लस्टर ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। मिजोरम में आइजोल के एबो क्लस्टर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अब डिस्कस कर लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के बारे में। इस मिशन की शुरुआत 21 फरवरी 2016 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस मिशन के तहत स्थान संबंधी नियोजन के जरिए क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास पर फोकस किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्लस्टर क्या है। तो उद्योगों की भौगोलिक विशेषता जो स्थान विशेष की परिस्थितियों के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करती है क्लस्टर कहलाती है। जैसे क्लस्टर से जुड़े उद्योगों और अन्य संस्थाओं की एक श्रृंखला होती है जिससे संबंधित उद्योग घटक
मशीनरी, सेवा और विशेष बुनियादी ढांचा शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 23 की मेजबानी करने की मंजूरी दी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 23 की मेजबानी प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि 2022 और 23 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी भोपाल करेगा। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अनुराग ठाकुर है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कार्यक्रम देश के युवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए और भारत को महान खेल राष्ट्र बनाने के मकसद से आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का पहला संस्करण कब हुआ था? 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक आयोजित किया गया। तीसरा संस्करण 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 गुवाहाटी में आयोजित किया गया। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जैसा कि आप लोग पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस स्मारक के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में अंडमान निकोबार द्वीप पर बनाया गया संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 29 दिसंबर 1943 को 3 साल बाद भारत लौटे और इसी के अगले दिन उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप पर भारतीय ध्वज फहराकर उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब डिस्कस कर लेते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन 1931 में हुआ था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित नील द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 को पारित किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड सरकार ने। इसके तहत 3 साल की जेल और 25 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इससे पहले मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल ने भी ऐसा कानून बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विवादित सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड में इसे 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून 11 सितंबर 1958 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के साथ सशस्त्र बलों को कानून के उल्लंघन में पाए जाने वाले व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग या यहां तक कि गोलीबारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है। आसान क्षेत्र क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहां नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाल ही में बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का निधन हो गया? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, विजय ग्लानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही मैन कलाकार और खिलौना डिजाइनर के लिए मशहूर व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्क टेलर का। तो ये थे आज के कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब डिस्कस कर लेते हैं डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह शब्द सरोजनी नायडू के हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना में। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी श्रीमती लीला सेठ। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? हिमाचल प्रदेश ने। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया? दक्षिण अफ्रीका। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक के कस्तूरी रंगन को कहा जाता है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। सबसे पहले करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आईएनएस केसरी ने हाल ही में किस देश को खाद्य सहायता और रक्षा सहायता प्रदान की है? जीके के क्वेश्चन। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाले देश कौन सा है? तो इन सब के आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। कोशिश कीजिएगा डिटेल में लिखने की, क्योंकि डिटेल में लिखने से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।